अर्जुन शावर लेकर सोने की तैयारी में था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। अर्जुन ने गेट खोला तो सामने कुंज उसे देखते हुए बोला, सर इट्स अर्जेंट। कुंज की आवाज में संजीदगी का भान अर्जुन को भी हो गया था। उसने कुंज को अंदर बुलाया और कुंज ने उसे कुछ बताया जो अर्जुन कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। कुंज ने हिम्मत करके अर्जुन से पूछा, सर क्या मैं? अर्जुन ने उसकी बात को समझते हुए उससे कहा, नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अनिमेष सोलंकी का इलाज अब डॉक्टर अर्जुन प्रताप सिंह के हाथों होगा। जिसका इलाज मैं करता हूँ उसका केस फिर कोई हॉस्पिटल नहीं लेता। कुंज ने अर्जुन के इरादे को समझते हुए कहा, सर हमें अथर्व सर को सब बता देना चाहिए। अर्जुन ने तिरछी नजरों से कुंज को घूरते हुए कहा, तुम असिस्टेंट मेरे हो और सब कुछ पता अथर्व को होना चाहिए। कुंज ने घबराकर जल्दी से कहा, वो इसलिए सर क्योंकि सिर्फ वही आपको समझा सकते हैं, शांत करवा सकते हैं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोला, नहीं कुंज, इस बार तुम गलत हो, कोई और भी है अब जो मुझे शांत कर देती है। फिर उसने कुंज से कहा, बुलाओ अथर्व को। और कुंज ने तभी फोन करके अथर्व को बुला लिया। अथर्व के आने पर अर्जुन ने उसे पूरी बात बता दी। सब सुनकर अथर्व की भी भौंहें तन गई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू ये नहीं होने दे सकता। तुझे आइडिया भी है ये सब न्यूज पर देखकर मॉम डैड का क्या रिएक्शन होगा और दादू दादी उनके बारे में क्या सोचा है तूने? अर्जुन ने अथर्व को अपने पास बैठाकर कहा, रिलैक्स, मॉम डैड से भी अभी बात कर लूँगा। दादा दादी की टेंशन है, मैंने सोचा था कि घर जाकर उन्हें सब आराम से समझा दूंगा। पर अथर्व ने भी चिंता जताते हुए कहा, अर्जुन अब हमें पता है अनिमेष सोलंकी कल क्या करने वाला है, तो हम उसे रोक क्यों नहीं देते? अर्जुन ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मुझे ये सब अब खत्म करना है। अनिमेष सोलंकी, कार्तिक फूफा जी और इंद्र प्रताप सिंह यानी बड़े दादाजी ने प्रताप ग्रुप को बहुत खोखला कर लिया। अब मेरी बारी है उनसे सब सुध समेत वापस लेने की और इसमें सबसे पहला नंबर अनिमेष सोलंकी का है। अगर मैंने कल आने वाली न्यूज रोक दी तो वो सतर्क हो जाएगा और उसे दादू के सामने दोषी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अथर्व अभी भी सोच रहा था तो अर्जुन ने उससे कहा, डोंट वरी ब्रदर, मेरी हर एक पर नज़र है। नक्श की भेजी कुंडली और कुंज की इन्फॉर्मेशन ने ये साबित कर दिया था कि कंपनी को ये तीनों मिलकर दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। फूफा जी ने डैड के भरोसे का गलत फायदा अच्छे से उठाया और फूफा जी की मदद से ही अनिमेष और बड़े दादू की हिम्मत हुई कि उन्होंने जाली कंपनी बनाकर अब हमारी कंपनी से डिटेल की और मुनाफा कमाया। अथर भी इन सब से बहुत दुखी था, पर धोखा तो उसे भी बर्दाश्त नहीं था। तो उसने अर्जुन से कहा, मॉम डैड से बात करते हैं पहले। अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं, पहले नक्श से सारे सबूत मंगवाने पड़ेंगे और डैड को सब कुछ एक साथ दिखाना है। अथर्व ने तुरंत नक्श को फ़ोन लगाया और सब डिस्कस किया। नक्श ने अदिति को भी लाइन पर लिया और फिर पूरी जानकारी अर्जुन को मेल कर दी। अर्जुन ने कुंज से सब कुछ मीटिंग रूम में अरेंज करने को कहा और खुद अपने मॉम डैड के पास चला गया। अथर ने वहीं रुककर कुछ देर नक्श से बात करके उसे मेंटल सपोर्ट दिया और साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि बड़े दादू अगर आगे कुछ गलत न करने का वादा करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि नक्श ने अथर्व से कहा कि गलती की माफ़ी होती है, अथर्व गुनाह की नहीं। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। संगीत की वजह से सब पहले ही सोने के लिए लेट थे और अब अर्जुन ने अपने मॉम डैड की रात काली करने का फैसला कर ही लिया था। और कुछ देर बाद अर्जुन, अथर्व, कुंज और अर्जुन के मॉम डैड सब मीटिंग रूम में थे और अर्जुन उन्हें कुछ पेपर और स्लाइड्स दिखा रहा था। आनंदी जी के लिए तो सब कुछ समझ से बाहर था, पर अजय जी की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। कुछ देर तक वो बिना कुछ बोले बस पेपर्स को देखते रहे और फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अर्जुन और अथर्व की तरफ देखा।
आनंदी जी से अब रहा नहीं गया तो उन्होंने अथर्व से साफ साफ पूछ लिया, जिस पर अथर्व ने जवाब देते हुए कहा, मॉम आपको पूरी बात शांति से और ध्यान से सुननी होगी। आनंदी जी ने हाँ में सिर हिलाया तो अथर्व उनके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और अपनी कुर्सी का फेस आनंदी जी को तरफ करके उसने आनंदी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें बताया कि किस तरह अनिमेष सोलंकी, कार्तिक सल्होत्रा और इंद्र प्रताप सिंह ने जाली कंपनियों के जरिए उनकी कंपनी से फायदा उठाया है और कैसे नक्ष और अदिति ने सब पता लगाया। अथर्व ने नक्ष और अर्जुन के बारे में भी उनको सब बता दिया। आनंदी जी की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी और अजय जी किसी गहरी सोच में गुम थे। अर्जुन ने आनंदी जी से शांत रहने को कहा और उसने अजय जी के कंधे पर हाथ रखा तो वो भी अपनी सोच से बाहर आते हुए बोले, जब तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुमने नितिक्षा से शादी के लिए हाँ क्यों की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड अगर आपको याद हो तो जरा गौर कीजिए, मैंने कहा था मैं बुआ की पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हूँ और मैंने और बुआ ने नितिक्षा का नाम भी नहीं लिया था और मैंने नितिक्षा से शादी के लिए नहीं पूछा था। मैंने तो उससे पूछा था कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं अपनी बुआ की पसंद की लड़की से शादी करूं। अब उसने खुद ही आप लोगों की तरह कुछ भी मतलब निकाल लिया तो मैं क्या करूं? अथर्व के अलावा उस केबिन में मौजूद बाकी तीनों अर्जुन के आंखें फाड़े देख रहे थे कि ये सब क्या है। अजय जी ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, अर्जुन तुमने क्या कहा था और उसने क्या मतलब निकाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उसी वक्त उसकी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए थी। अर्जुन ने अपने डैड की डांट को इग्नोर करते हुए कहा, डैड आप शायद नहीं जानते, नितिक्षा को अनिमेष सोलंकी ने इसी मकसद के साथ हमारे घर भेजा था। उसने तो ये प्लान तक बना लिया रखा था कि शादी में मेरी ड्रिंक स्पाइट करके मेरे साथ एक इसके आगे की बात अर्जुन ने अधूरी छोड़ दी और फिर आंख मार कर ली। 2 सेकंड के बाद उसने कहा, ताकि सारा इल्ज़ाम मेरे नशे में होने की वजह से मुझ पर आ जाए और मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूं। पर मुझे ये सब पहले ही पता चल गया था तो मैंने भी अपनी तरफ से एक छोटा सा ड्रामा खेल दिया। आखिर मेरी भी इज्जत का सवाल था। अर्जुन की आखिरी लाइन सुनकर अथर्व और कुंज हंस पड़े। मुस्कान तो अजय जी के चेहरे पर भी आ गई थी पर आनंदी जी चुपचाप बैठी थी। अथर्व ने उसके हाथ पर थोड़ा दबाव बनाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा और कहा, मॉम नितिक्षा सच में अर्जुन के लायक नहीं है। अगर वो ये सब नहीं करती तब भी नहीं। आनंदी जी खोए हुए अंदाज में ही बोली, सच कहूँ अथर्व, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अग्रिमा ही अपने अर्जुन के साथ जचती है। आज जब दोनों डांस कर रहे थे तो साथ में कितने अच्छे लग रहे थे और वो लड़की समझदार भी है और अर्जुन को संभाल भी सकती है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान की एक लंबी रेखा खींच गई, जिसे छुपाने के लिए उसे अपना चेहरा मोड़ना पड़ा। पर कुंज से ये छिप नहीं पाया, लेकिन उसे इस मुस्कान का कारण अभी समझ नहीं आया था। पर उसे अब अर्जुन पर अग्रिमा को लेकर शक होने लगा था। अर्जुन ने अब सीरियस होते हुए अजय जी से पूछा, डैड नक्ष के पुलिस स्टेशन वाले केस के बाद जब उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो कुछ दिनों में ही उसे ये सब पता चल गया था। उसने मुझे और अथर्व को सब बताया तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको इनफैक्ट कंपनीज के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि अपने लिए बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी मुझे रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से अलग ही रखा था ताकि मुझे कुछ पता न चल पाए। अजय जी चुप थे तो अर्जुन ने फिर से कहा, डैड मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हैं। अजय जी ने भी अब बिना कुछ छुपाए सब कुछ अर्जुन के सामने बताना ठीक समझा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं काफ़ी पहले से जानता था कि कार्तिक ये सब कर रहा है। अनिमेष और ताऊ जी के बारे में तो मैं नहीं जानता था, पर कार्तिक तुम्हारी बुआ की शादी के लगभग 6 महीने तक
सब सही था, लेकिन फिर अचानक से ही तुम्हारी बुआ कार्तिक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम उस सब के साथ शेयर करने लगी। मैं अब भी अपनी बहन को खुश देखने के लिए कभी कभी उनकी मदद करने लगा। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, पर धीरे धीरे समझ आया कि ये सब तुम्हारी बुआ के ससुराल में उनके ठीक रहने की किस्मत है। जिस बार भी मैं अनुपमा की मदद नहीं करता, उस बार ही अनुपमा ससुराल जाते ही बीमार हो जाती। मैं समझ गया था कि कार्तिक ने अनुपमा से शादी अपनी पसंद के चलते नहीं, बल्कि पैसों के लिए की है। लेकिन मेरी बहन पहले ही इतना कुछ झेल चुकी थी कि अब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने कार्तिक को अपनी ही कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए और फिर कार्तिक ने शुरू किया जाली कंपनियों के थ्रू हमारी कंपनी में सेंध लगाने का काम। मुझे ये सब तकरीबन 5 महीने बाद ही पता चल गया था, पर मैं अब अपनी बहन की वजह से चुप था। वैसे भी भगवान के आशीर्वाद से कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही थी, और अगर मुनाफे का कुछ हिस्सा कार्तिक ले भी जाता था तो मैंने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पर मैं नहीं जानता था कि इन सब में अनिमेष और ताऊ जी भी शामिल हैं। अर्जुन ने अपने डैड का मतभेद समझते हुए उनसे कहा, डैड, आपने वही किया जो एक अच्छा भाई करता है, और अब मैं वो करूँगा जो एक अच्छे बेटे और अच्छे भतीजे को करना चाहिए। आनंदी जी ने अर्जुन को देखकर कहा, अर्जुन, अथर्व बेटा, जो भी करना अपनी बुआ के बारे में सोच समझ कर करना। अर्जुन ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, अनिमेष सोलंकी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर अगर फूफा जी और बड़े दादाजी में जरा भी सुधरने की गुंजाइश हुई तो अर्जुन को रोकने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन अगर वो इसी तरह आगे भी हमें धोखा देने की या कोई चाल चलने की सोचेंगे तो फिर अर्जुन, तो क्या मैं खुद भी किसी की नहीं सुनूंगा। अर्जुन ने फिर अपने मॉम डैड को अनिमेष के सुबह के प्लान के बारे में बताया और उन्हें कोई फिक्र न करने को कहा। बस उससे चिंता अपने दादू दादी की थी। उन्हें अगर ये सब कहीं और से पता चलेगा तो उसने अपनी यही चिंता अपने मॉम डैड के सामने जाहिर की तो आनंदी जी ने उसे टेंशन ना लेने को कहा। उन्होंने अर्जुन और थर्ब से कहा, दादू दादी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, वो सुबह सबसे पहले उनसे बात कर लेगी। पर अर्जुन जानता था कि दादू को ये सब समझाना आसान नहीं होगा। उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम, 4 बजने वाले हैं, दादू 5 बजे तो उठ ही जाएंगे। आप और डैड थोड़ी देर आराम कर लीजिए, दादू से मैं खुद बात कर लूँगा। सबको अर्जुन की बात ठीक लगी तो वो सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अर्जुन ने कुंज और अथर्व को भी जबरदस्ती भेज दिया और खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर उसने सोने का मूड बदल दिया क्योंकि 4 बज गए थे और 5 बजे उससे दादू से बात करनी थी, तो वो 1 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता। जैसे ही वो अपने कमरे की बजाय रिसोर्ट में बने जिम की तरफ जाने लगा तो उसे अग्रिमा अपने कमरे से बाहर निकलती दिखी। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो सीधा अग्रिमा के पास जाने लगा। अग्रिमा इस वक्त ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन के सूट में थी और अर्जुन ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर में था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की ही नज़रें थम गई। अर्जुन के जहन में आया, कितनी फिक्र है, कितनी प्यार है। मैं कुछ ऐसे बताना चाहता हूँ कि तुम्हें बाहों में भरकर तुम्हें अपनी धड़कनों से अपना सारा हाल सुनाता ना चाहता हूँ। वहीं अग्रिमा भी अर्जुन को इतनी सुबह देखकर ठिठक गई थी और उसके जहन में आया, कई शाम गुजर गई, कई रातें गुजर गई, ना गुजरा तो वो था एक लम्हा, वो भी तेरे इंतजार का। अर्जुन अग्रिमा के पास आकर उससे बोला, गुड मॉर्निंग, जिसका जवाब अग्रिमा ने भी सहजता से ही दिया, गुड मॉर्निंग। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा तो उसे समझ आया कि वो नहाकर तैयार होकर कहीं जा रही है। साथ ही उसे वो कुछ परेशान सी लगी। हालांकि परेशान तो वो भी थोड़ा बहुत, फिर भी उसने अग्रिमा की परेशानी जानने की कोशिश में पूछा, और बेल, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? अग्रिमा ने अपने हाथ में पकड़े एक कपड़े के हैंडबैग को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, मंदिर। अर्जुन की भवें आपस में जुड़ गई और वो उसके जवाब को सांवलिया लहजे में दोहराता हुआ बोला, मंदिर? इतनी जल्दी?
अग्रिमा ने उसकी हैरानी को समझते हुए कहा, हाँ, आज वहाँ एक पूजा रखी है मैंने। थोड़ी लंबी पूजा है तो टाइम लग सकता है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ ताकि शादी के टाइम तक वापस आ सकूँ। अर्जुन से अब रहा नहीं गया तो उसने अग्रिमा से पूछ ही लिया, तुम परेशान हो? अग्रिमा ने अपनी पलकें उठाकर अर्जुन की गहरी काली आंखों में देखा तो उसे खुद के लिए अर्जुन की फिक्र और रात भर सो ना पाने की वजह से नींद के जोर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वो हमेशा की अर्जुन की आंखों में अपने लिए फिक्र देख पाती थी, लेकिन ये फिक्र हर बार उसे उलझा देती थी कि ये फिक्र नहीं बल्कि हमदर्दी है जो अर्जुन को अग्रिमा से हो गई है। अग्रिमा की जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव रहे हो, पर उसे किसी को नज़रों में अपने लिए हमदर्दी कभी नहीं भाती थी। अर्जुन के दिल में उसके लिए कोई जज्बात हो सकते हैं, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो उसे अपनी आंखों में दिख रही फिक्र हमदर्दी ही लगती है और उसे शायद ये अच्छा नहीं लग रहा था। अग्रिमा ने उस हमदर्दी को भूलते हुए अर्जुन के सवाल को याद किया और कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जल्दी उठ गए या सोए ही नहीं? अर्जुन ने अपनी बाजुओं को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए कहा, नहीं, सोया नहीं यार, कुछ अर्जेंट आ गया था, बस अभी फ्री हुआ हूँ। अग्रिमा ने उसकी थकान को महसूस करते हुए उससे कहा, तो अब सो जाइए कुछ देर, आपकी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे भी फंक्शन तो 11 बजे के बाद स्टार्ट होंगे, तो कुछ घंटे हैं आपके पास। अर्जुन ने उसे प्यार से देखा और मन ही मन बोला, मेरी इतनी फिक्र तो बस मॉम और दादी को करते देखा है। फिर उसने अग्रिमा से कहा, तुम जाओ, लेट हो जाएगी, मुझे अभी थोड़ा काम है, उसके बाद देखता हूँ। अग्रिमा ने भी अब कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वो जाने लगी तो अर्जुन ने उसकी कलाई को थामकर उसे आगे जाने से रोक दिया। अग्रिमा का शरीर तो हल्की सी खींच के साथ रुक गया, पर उसका दिल तो अर्जुन के स्पर्श को अपनी कलाई पर महसूस करते ही झटके के साथ रुका। एक लंबी सांस के साथ थूक गटक कर उसने अपने दिल को धीमे से चलने को कहा और वापस मुड़ी तो देखा कि अर्जुन की सख्त सी हथेली में उसकी कलाई थी। अर्जुन ने उसके हाथ को खुद के सामने किया तो उसकी नज़रें मेहंदी के सुर्ख लाल रंग को देखकर चमक गई। उसने बड़े ही शौक लहजे में अग्रिमा के कान के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से फुसफुसाकर कहा, लगता है किसी को बेइंतहा इश्क है तुमसे। अर्जुन की सांसें अपनी गर्दन और अपने कान पर महसूस करके अग्रिमा के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया और उसने के हाथों के रोए खड़े हो गए। अर्जुन अग्रिमा की काटो तो खून नहीं वाली हालत देखकर मुस्कुरा दिया और उससे दूर हटकर अपने चेहरे के भाव सामान्य करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अग्रिमा उसकी बात सुनकर होश में आई तो उसे समझ ही नहीं आया कि जो अभी उसे एहसास हुआ था वो सपना था या हकीकत। वो कंफ्यूज सी अर्जुन को देखने लगी जो उससे दूरी बनाकर आराम से खड़ा खुद को स्ट्रेच कर रहा था। अग्रिमा को लगा उसने खुली आंखों से ही कोई सपना देखा है। वो स्तब्ध सी खड़ी अपने हाथ को देख रही थी जिसे कुछ देर पहले अर्जुन के पकड़ रखा था। अर्जुन एक बार फिर अचानक अनजान बनते हुए बोला, मेहंदी का रंग तो काफ़ी डार्क है, वैसे डार्क मेहंदी का कुछ मतलब होता है ना? अग्रिमा को मंदिर जाने में लेट हो रहा था तो उसने बात को ख़त्म करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, आपको भी अपना काम ख़त्म करके थोड़ी देर सो जाना चाहिए। ये कहकर वो चली गई और अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अपने बालों को घुमाने लगा। कुछ देर तक तो अग्रिमा को देखता रहा और फिर जिम में जाकर पसीना बहाते हुए अपनी दिमाग के घोड़े आगे की प्लानिंग के लिए दौड़ाने लगा। अग्रिमा भी मंदिर में जाकर अपनी पूजा में व्यस्त हो गई। अर्जुन ने अपने दादू से बात करके उन्हें सब समझाया। सूर्य प्रताप जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बड़ा भाई, उनका दामाद और उनके दोस्त संग्राम सोलंकी का परिवार ही उनकी बर्बादी की कामना रखता है, पर वो ये भी जानते थे कि अर्जुन कुछ भी बिना किसी जांच पड़ताल के नहीं कहता।
इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया है, वो भी अपनी बेटी का, और उस लड़की ने भी अपनी इज्जत से ज़्यादा तवज्जो अपने लालच को दी है। इन सब की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी बेटा, और साथ ही ये पूरे परिवार के लिए परेशानी और शर्मिंदगी का सबक बन जाता। और अपने परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के लिए उन्हें अर्जुन प्रताप सिंह का असली रूप दिखाओ। अर्जुन ने अपने दादू की बात का मान रखते हुए कहा, डोंट वरी दादू, आपके पोते का डेविल मूड अब ऑन है। अग्रिमा ने आज सुबह ही अपनी माँ की सेहत की सलामती की पूजा करने मंदिर जा चुकी थी। उसे सुबह 3 बजे पता चला कि उसकी माँ का ऑपरेशन हो गया है। वैसे तो सब ठीक ठाक हुआ है, पर असली हालत उनके होश में आने पर ही पता चलेगी। अर्जुन और अथर्व भी आज के हंगामे के लिए तैयार थे। अर्जुन ने अनिमेष सोलंकी पर नज़र रखते हुए उसके सब प्लान पता कर लिए थे, लेकिन इस चक्कर में उसने अपने बाकी दुश्मनों से शायद कुछ देर के लिए नज़र हटा ली थी, और इस बात का फायदा उसके दुश्मन उठाने वाले थे। आज का दिन अर्जुन के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला था, वो ये बात पहले से जानता था, लेकिन आज का दिन अथर्व और अग्रिमा के लिए तो कुछ ऐसे सरप्राइज लाने वाला था जो उन दोनों की जिंदगी को बदल सकते हैं। अग्रिमा ने अपनी पूजा पूरी करने के बाद अदिति को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अग्रिमा को ये काफ़ी अजीब लगा, पर फिर उसे लगा शायद बैटरी ना खत्म हो गई हो। आखिर वो पूरी रात संचिता जी के लिए अस्पताल में ही रुकी थी। अग्रिमा ने उसे कॉल बैक करने का मैसेज छोड़ा और रिजॉर्ट के लिए निकल गई। अर्जुन और अथर्व इस वक्त अपने अपने शरीर को आराम देने के लिए नींद में जा चुके थे। वो दोनों ही अर्जुन के कमरे में थे कि उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। दोनों भाइयों की नींद खुल गई और अथर्व के उबासी लेते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने कुंज घबराया हुआ सा खड़ा था। अथर्व ने उसे देखकर हल्की सी झिझक देते हुए कहा, अर्जुन के चमचे, कुछ देर तो सोने देता, ऐसे भी क्या आफत आ गई। अर्जुन भी अब तक उठकर बेड पर बैठ गया, आलस तो उसे भी आ रहा था। कुंज ने अपने टैबलेट को अर्जुन के सामने करना चाहा तो अर्जुन बोला, कुंज, जब हम पहले से जानते हैं कि क्या न्यूज आने वाली है तो इतनी जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत है। कुंज ने लगभग विनती करते हुए अर्जुन से कहा, सर, ये वो न्यूज नहीं है और ये आपको एक बार देखनी चाहिए। अर्जुन ने उसके हाथ से टैबलेट लिया और जो उसने सामने देखा उसे देखकर उसके माथे की नसें उभर आई। गुस्से में हाथ टैबलेट पर ही कस गए और अगले ही पर टैबलेट जमीन पर एक जोर की आवाज़ के साथ टुकड़ों में बिखर गया। अथर्व जो वॉशरूम गया ही था वो भी कुछ टूटने की आवाज़ के साथ ही वापस बाहर आ गया और अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो अर्जुन ने सोचा नहीं था। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कुंज से कहा, मुझे 1 घंटे में पता करके बताओ कि किसको मरने की इतनी जल्दी है। कुंज ने जी सर कहा, पर वो अब भी वहीं खड़ा रहा तो अर्जुन ने उसे घूरा और पूछा, अब तुम्हारे जाने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं। कुंज अर्जुन के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, लेकिन उसने अर्जुन से कहा, सर, ये न्यूज़ कई सारे लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है तो आपको एक बार अपने दादू से बात कर लेनी चाहिए। और क्या मैं आपके मॉम डैड को जगा दूं? कुंज की बात सुनकर अथर्व ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने कुंज को जाने का इशारा किया और साथ ही अपने मॉम डैड को भी जगाने को कहा। कुंज के जाने के बाद अर्जुन ने अपना फ़ोन में वो न्यूज़ खोली और अथर्व के सामने अपना मोबाइल कर दिया। हर मिनी सेकेंड के साथ अथर्व की आंखें बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि सामने स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग की पिक्चर थी जिसमें लिखा था, डॉक्टर अथर्व प्रताप सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सरेआम बारिश के मज़े लेते हुए। न्यूज के कुछ फोटोज में थे जो अथर्व और अदिति के थे, जिसमें एक फ़ोटो उस दिन का था जब बारिश में रोड पर वो दोनों अनजाने ही एक दूसरे के करीब थे। अखबार के आधे पेज के आर्टिकल में अथर्व और अदिति को एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बताकर उनकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। हालांकि ये साफ नहीं था कि न्यूज़ छपवाने वाले को सिर्फ अथर्व से ही खन थी या अदिति से भी,
क्योंकि वहाँ साफ तौर पर अदिति के बारे में लिखा गया था कि अदिति ने अपने शौक पूरे करने के लिए एक अमीर डॉक्टर को फंसाया है, और अथर्व के लिए ये लिखा था कि वो एक फ्लटर है, किसी एक लड़की पर टिकने वालों में से नहीं है। कुछ वक्त पहले भी उसने हॉस्पिटल की एक लड़की के साथ टाइम पास किया, और जब वो लड़की सबके सामने उसे रिश्ता कबूलने को कहने लगी तो उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उस लड़की को नौकरी से निकलवा दिया। अर्जुन ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा तो वो घूमकर उसके गले लग गया, और अर्जुन ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उसे संभाला और भरोसा दिलाया कि वो इससे जुड़े किसी इंसान को नहीं बख्शेगा। अथर्व भी कुछ नॉर्मल हुआ तो उसने अपना मोबाइल चेक किया, जिसे वो साइलेंट मोड पर रख कर सोया था। उसके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज और अदिति की कुछ मिस कॉल थी। उसे अदिति का ख्याल आया तो जहन में एक बार फिर बेचैनी छा गई, और उसने तुरंत उसे कॉल लगाया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। तब तक अजय जी, आनंदी जी के साथ साथ कार्तिक जी और अनुपमा जी भी वहां आ गए थे। अजय जी फोन पर अपने पिता सूर्य प्रताप जी को सब बता रहे थे, और उन्होंने अपनी बात ये कहकर ख़त्म की कि वो अर्जुन और अथर्व से बात करके दोबारा फ़ोन करेंगे। अथर्व ने अपने मॉम डैड को देखा और वो जाकर अपनी मॉम के गले लग गया और बोला, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और अदिति के बीच, जो सब दिखाया गया है। आनंदी जी ने उसे अपने से अलग किया और प्यार से उसके गाल को छूते हुए बोली, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, तो तुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अथर्व ने एक बार फिर अपने मॉम डैड को देखकर कहा, डैड, मॉम, अदिति की भी इन सब में कोई गलती नहीं है। वो मेरी दोस्त है और बहुत ही सिंपल लड़की है। मॉम, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं वो कैसी होगी।